नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं एक बार फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर डीएन चौधरी जी के साथ। ये एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक विश्लेषक भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं। हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि महाकुंभ जो आज आयोजित है लोगों में चर्चा का विषय बना है। तो आइए सुने प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप महाकुंभ नहीं गए नहाने? आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, हर तरह के जानते हैं। बहुत लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र बाबू। आपने जो सवाल किया कि आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और करोड़ों लोग जा रहे हैं, आप नहीं क्यों गए। नहीं गए? आपको भी पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है? ये साफ दिखता है कि मनुष्य का विकास कर्म से होता है और जहाँ तक पुण्य लेना है और पुण्य कमाना है और ये करोड़ों लोगों को प्रयागराज स्थित महाकुंभ में जाने की जो भारत सरकार आयोजन की जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि घर के अगल बगल नदी में स्नान करना और गंगा में जाके कुंभ में स्नान करने में कोई फर्क है। आप स्नान करते हैं शरीर को हल्का करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए, लेकिन पुण्य की जहाँ तक बात है इसमें तो नहीं लगता है कि कोई पुण्य है। और पुण्य की जहाँ तक बात है तो मनुष्य को सबसे बड़ी बात को ये सोचनी चाहिए कि पुण्य हमारे कर्मों से मिलते हैं और ये हम तो सीधे इसको आडंबर कहते हैं। इसलिए कि जब आपका मन, दिल, हृदय साफ नहीं है, कलुषित है, ईर्ष्या द्वेष से भरा पड़ा है और आप वहाँ महाकुंभ में जा कर के ये साफ करना चाहते हैं और वो एक पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि महाकुंभ में कोई स्नान कर ले और साफ सुथरा हो जाए और उसका मन हृदय साफ हो जाए। मन हृदय साफ करने के लिए आपको सामाजिक चेतना की जरूरत है। कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग, असहाय लोगों की सेवा करना ही यही पुण्य की काम है, न कि किसी नदी में जाके स्नान कर लेने से कोई पुण्य मिलता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि कुंभ जिसका नाम महाकुंभ दिया जा रहा है, ये भारत सरकार की जो राजनीति है, ये लोगों को, गरीब गुरबों को, लोगों को जो नासमझ है, जो शिक्षा से अभी भी लाखों कोसों दूर हैं, उनको ये समझाना कि वहाँ जाने के बाद आपको जो है लाभ होगा, पुण्य मिलेगा, आपके पास कोई चमत्कारिक बदलाव आ जाएगा, ऐसा कह करके साधु संतों के वेश में जो वहाँ स्थापित किए गए हैं, बहुत उनके सारा पास भेद आए हैं साधु संतों के भेष में। मतलब सामाजिक तत्व लोग, असामाजिक तत्व की जहाँ तक बात है रविंद्र बाबू, ये देखा जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं वहाँ सोशल मीडिया से कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं वेश में, साधु की वेश में। और हमें नहीं लगता है कि जो हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वहाँ कोई साधु और संत भी है। एक भी साधु और संत नहीं है। पिछले दिनों हमने एक सोशल मीडिया पर देखा कि एक 11-12 वर्ष की लड़की को एक साधु के पास में उसके टेंट में बैठा करके उसको नशा खिला करके उसको समझा करके अपने पास रखे हुए, कई दिनों से वो भटक गई थी लड़की, उसको अपने पास रखा। उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सोशल मीडिया और वहाँ के प्रशासनिक जो तंत्र है उसको अभी गुप्त रखा। एक और हमने देखा सोशल मीडिया पर कि एक महिला स्नान करने गई और पति से बिछुड़ गई और शाम 7 बजे तक मुलाकात नहीं होती है पति से
और वह भींगी कपड़े जो नहा करके निकली थी उसी में ठंड से ठिठुर रही थी, और अंत में किसी टेंट में घुसे और वहाँ एक साधु के वेश में जो बैठा था उसके साथ सेब खिलाना, मिठाई खिलाना और उसको राहत की सांस देना कि हाँ अब हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि आपके पति आ रहे हैं, तो बस 2 मिनट में आ रहे हैं, ऐसा कह करके लुभावनी बातों में ला करके उस महिला को जो है ना वहाँ फंसाए रखा। उसके साथ 3 से 4 दिनों तक उस टेंट में रखा, उसके साथ गलत भी हुआ। और फिर पुलिस उठा करके उस संत को, साधु को जो वेश में था, वो तो असामाजिक तत्व था, हम लोग उसको संत नहीं कहते हैं, और उसको उठा करके ले गई पुलिस। फिर इसको जो है रफा दफा करने की बात चल रही है कि किसी तरह का इस कुंभ का बदनामी न हो, इस पर वहाँ की सरकार लगी हुई है। और अभी भी सर देखने में आ रहा है, बहुत सारा हमारे आसपास में देखे कि अपने सारे घर में सास ससुर माता पिता को, दादा दादी को छोड़ करके अकेली चली गई कुंभ नहाने पुण्य के चक्कर में। तो ये सब भी देखने को आ रहा है कि पुण्य तो तुम्हारे घर में है और वो लुभावनी चमक दमक की दुनिया में वो जा रही है। दूसरी तरफ है कि बहुत सारी बॉलीवुड मुंबई की लड़कियां जो कौर गर्ल थी वो भी साधु के भेष में, उनका नंगा फोटो भी आया है, वीडियो पर आप देखे होंगे मोबाइल के रूप में। आया। हाँ, अब लोग फिर वो साधु बन करके वो क्या करना चाह रही है, ये सब खुलासा हुआ है। तो ये कुंभ है, महाकुंभ है, क्या है कि आप अपने सामाजिक रूप से क्या सोच रहे हैं? देखिए रविंद्र बाबू, जहाँ तक पुण्य कमाना है, कैसे पुण्य मिलता है, जहाँ से मिलता है साफ दिखाई देता है, उससे तो विरोध है लोगों का। जैसे सास ससुर, कई घरों में अपने पति से भी काफ़ी विरोध है। और अगर पति चाहता है कि हम अपना ड्यूटी करके पत्नी को सारी सुविधाओं के साथ उसको खुश रखें, इसके बावजूद कई महिलाएं जो हैं इस बात को खारिज करके और वह कहती हैं कि नहीं ये सब तो रोज़ होता है, सास ससुर तो रोज़ रहते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुछ न बातें होती है, पति से हमेशा कुछ न कुछ तकरार होती है। कुंभ तो एक अलग पुण्य का समागम स्थल है और वहाँ हमको जाना जरूरी है। तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अपने समाज में और घर में वहाँ बूढ़े बाप मतारी हों, बूढ़े सास ससुर हों, दिन रात खटने वाला पति घर में हो, और उन सारी बातों को छोड़ करके आप जा करके गंगा में उस महाकुंभ के कुंभ के समागम में जो है ना पुण्य के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में आप जाते हैं, ये तो सीधा सीधी आपको मैंने ये कहा जाएगा कि आप मैंने जो धर्म है उस धर्म को तो आप समझ नहीं रहे हैं। धर्म तो आपके घर में ही पड़ा है कि माता पिता, सास ससुर हैं, हस्बैंड है, पति हैं, उनकी सेवा हो, उनके साथ है मधुर वाणी का प्रयोग करें। लेकिन उन सारे रिश्तों को तार तार करके आप पुण्य के झोली भरने के लिए आप जो है ना महाकुंभ की यात्रा करते हैं, ऐसा वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे हैं लोग इसकी देख रहे हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इसकी चर्चा लोग विदेश में भी करते हैं। और एक समय था कि भारत को इसी कर्म कांडों के लेकर के कभी इसको तांत्रिकों का देश कहा जाता था। ये अटपटे ढंग से इस तरह का आयोजन, आज जो साइंस के विकास से आप चंद्रमा पर जा रहे हैं, आप जो है ना मंगल पर जा रहे हैं, ये सारे ग्रह पर आप जा रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उस कुंभ में, महाकुंभ में स्नान कर करके कौन से आप साइंस का विकास कर सकते हैं और कहाँ आप जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं लगता है। सरासर ये झूठ का पुलिंदा है, आडंबर है, इसमें कहीं कुछ पुण्य की जगह नहीं है। सर अभी उल्टे अभी हमने देखा कि ये क्या कहा जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको कौन धाम कहते हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़े डॉक्टरों को
वो कहते हैं कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही आए हैं। मैंने देखा कि उनका एक चल रहा था टीवी शो, जिस पर उन्होंने सीधे कहा कि कमजोरी की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में डॉक्टर तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, लेकिन जब नॉन वेज की बात आती है तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि डॉक्टर तो बने ही है धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। जब ऐसा ऐसा व्यक्ति भारत में ऐसे प्रवचन देगा और वो उसको बागेश्वर धाम कहता है, सरकार उसको स्थापित कर रही है, प्रश्रय दे रही है, बढ़ावे दे रही है। अब आप बताएं, समाज के लोग बताएं, पढ़े लिखे साइंस के युग में ये तो डॉक्टर साहब लोग बताएं कि आप धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं कि लोगों को जान बचा रहे हैं। एक तरफ समाज, भारत की समाज, ये दुनिया की समाज कहती है कि डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप है जो जान बचाते हैं, और एक तरफ ये साधु और संत जो कहते हैं कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही आए हैं। इसका मतलब कि कल अगर धीरेन्द्र शास्त्री का पैर टूट जाए तो कहीं एक्सीडेंट में कभी भी कुछ किसी को भी हो सकता है। अगर उनका एक हाथ और या पैर टूट जाए तो वो कहाँ जाएंगे? उनसे पूछा जाए कि आपका पैर की हड्डी को बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, महाकुंभ में स्नान कर लेने से जुड़ जाएगा, या डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे? ये जो है ना स्पष्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये डॉक्टर को भी कहते हैं कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए है, तो ये लोग धरती पर आए हैं डॉक्टर। तो ऐसे ऐसे बात जो करने वाले लोग हैं, तो वहाँ कहीं से पुण्य की जगह नहीं है। अच्छा सर, आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, उन्होंने एक नमामि गंगा की सफाई योजना को लेकर के एक अभियान छेड़ा, अरबों करोड़ों रुपया मतलब अब तक खर्च हो चुकी है, लेकिन गंगा निर्मल नहीं हुई, स्वच्छ नहीं हुई। हमारे भोजपुर में भी उसके अभियान सिन्हा घाट वगैरह मौली घाट पर चल रहे हैं। अब सवाल है कि पेपर बता रहा है कि रोज बहुत सारे करोड़ में लोग आ रहे हैं, तो इससे गंगा साफ होगी कि मैली होगी? ये तो सीधा दिख रहा है रविंद्र बाबू कि आप भारत के 40 करोड़ लोगों की जो आपने ये आंकड़ा बता रहा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने। आप बताइए कि एक शहर के 5 लाख की आबादी, किसी शहर की 1 करोड़ की आबादी गंगा के तट पर है, उससे गंगा कानपुर से लेकर के बनारस होते हुए भागलपुर तक जाने के लिए जो गंगा का रास्ता है, इस पर ये छोटे छोटे जो शहर बसे हुए हैं, कई हो सकता है बनारस भी उसी शहर में उसी पर बसा हुआ है। तो एक शहर के रहने से, शहर के सारी गंदगी जाने से गंगा आज उसको निर्मल करने की बात कर रहे हैं कि एक बस्ती के लोगों को गंदगी के लिए गंगा इतनी दूषित होती जा रही है, और आप 40 करोड़ लोगों को न्योता दिया है यहाँ आने के लिए। गंगा तो अब आप ये 2025 में जो चल रहा है आपका महाकुंभ है, इसको नमामि गंगे के नाम पर अब भारत सरकार को ये फंस गए, और इस तरह के ये जो प्रदूषण फैल रहा है, लोग रोज करोड़ों लोग आकर के गंदगी फैला रहे हैं उस गंगा के तट पर। 15 किलोमीटर में पूरा एरिया भरा पड़ा है गंदगी से, आने जाने का रास्ता जो है ना कुछ लोगों को नहीं है। गंगा तो ऐसे ही दूषित हो गई कि इसको फिर अगले महाकुंभ तक ये साफ नहीं किया जा सकता है। इससे तो जीव जंतु मानव सब प्रभावित हो रहे हैं। गंगा इतनी गंदी हो जाएगी कि कल आप देखेंगे कि कई तरह के जो है ना बीमारियां फैलेंगी। अभी ये चल रहा है कुंभ का समागम, वहाँ पर अगल बगल में जितनी गंदगी है, लोग जो आ रहे हैं तो दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। क्रिया तो करेंगे ही ना, कहीं वो कहाँ जाएंगे? कितने लोगों के लिए वहाँ बाथरूम बनाया गया, कहाँ जाएंगे, क्या कर पाएंगे? सहज ही अनुमान लगाया। ये तो इसको देखा जा सकता है, ये परखा जा सकता है। पॉल्यूशन का मतलब ये पॉल्यूशन, क्योंकि पूरे उस इलाके का गंगा, वहाँ का गांव, वहाँ का शहर
सब के सब दूषित हो आसमान, जाएंगे सब दूषित। और असामान्य स्थिति में वह गांव अगल बगल के कस्बा हो जाएंगे और लोग को जीने के लिए जो राहत के सांस ले रहे थे आज से पहले, उनको कई समस्याओं का जो है ना सामना करना सब पड़ेगा। बहुत सारे चिकित्सक से भी हम लोग बात की है, उन्होंने कहा कि इससे टाइफाइड वगैरह का सांस की बीमारी हो सकती है, कई तरह की बीमारियां जो है वहाँ इतने संख्या में जो लोग हुए हैं, अब ये क्या हवन जलाए जा रहे हैं, धुआं वगैरह किए जा रहे हैं, इससे भी पोल्यूशन बहुत काफ़ी बढ़ रहा है, उससे बीमारियों की ज़्यादा संभावना बनती है। बिल्कुल, तो साफ दिख रहा है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जहाँ पर 5 लाख ईंटा पकाया जा रहा है चिमनी में, तो उसको आप रोक लगा रहे हैं कि नहीं बहुत पोल्यूशन दे रहा है, और यहाँ 15-20 किलोमीटर के दायरे में वहाँ हवन हो रहा है, वहाँ लोग आ करके नित्य क्रिया कर रहे हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, क्या क्या लेकर के आ रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, ये कितना बड़ा पोल्यूशन बन रहा है। और एक तरफ एगो चूल्हा जलाता है ईंट पकाने के लिए, तो उसको कहते हैं कि ये बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये वहाँ पर लाखों ऐसे चिमनी की तरह वहाँ धुआं निकल रहा है। अब आप बता सकते हैं कि भारत सरकार ये बताए कि जो पॉल्यूशन जो फैल रहा है, तो इसमें तो विभिन्न प्रकार की बीमारी तो आने वाले समय में लोग उससे ग्रसित होंगे ही। इसका प्रभाव वही होगा कि पुण्य के नाम पर वहाँ सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे और सारे लोग हॉस्पिटल की रास्ता अभी भागने भी लगेंगे। बहुत सारी घटनाएं आ रही है जो सोशल मीडिया पर से माध्यम से मिल रही है कि हजारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन इसको सेंट्रल मीडिया है, जो मुख्य धारा की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसको नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल भरा हुआ है आसपास के क्षेत्रों का भी। स्वाभाविक है कि जहाँ करोड़ों लोग रोज आएंगे और इस ठंडे में महाकुंभ में पुण्य प्राप्ति हेतु डुबकी लगाएंगे, तो यहाँ घर में गर्म पानी करके स्नान करते हैं कि ठंड न लगे, और वहाँ सीधे जा करके खुले आसमान में जो है गंगा में डुबकी लगा रहे हो तो बीमार पड़ना तो स्वाभाविक है और ठंड लगेगी। और उसी क्रम में अभी दिखाई दिया कि सोशल मीडिया पर आया कि लगभग 500 टेंट में आग लगे। 500 टेंट में आग लग गए। वहाँ क्या हो रहा था कि भाई आग लग गए, गैस सिलेंडर ब्लास्ट की बात हो रही है। 500 टेंट जले। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 500 टेंट में सरकार तो इसको भी बचा रही है कि मैंने किसी की जान की जो है ना हताहत नहीं हुई, जान नहीं गई, ऐसा संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल असंभव है कि जहाँ 500 टेंट जलेंगे और एक भी आदमी उसमें हताहत नहीं हो। तो ये सब कुछ जो होगा इसका परिणाम विपरीत ही आएगा। और लाख नहीं, जब 40 करोड़ आएंगे ना वहाँ कुंभ में स्नान करने पुण्य के लिए, करोड़ों लोग अपने वहाँ से आकर के कहीं बगल में एडमिट हो गए, और जब घर पहुँचते पहुँचते कई लोग अपने अपने शहर के और गांव के हॉस्पिटल में जो है ना उनको भर्ती कराना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा दवा के लिए। ये तो लाखों लोग बीमार होंगे। ये इसका अगर मान लीजिए, हम अंतिम सवाल है कि सर अगर मान लीजिए कि अगर इस कुंभ जैसा आयोजन करने से ही भारत विश्व गुरु बन जाता है, तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, यूरोप, बहुत से देश सब कुंभ करके इस तरह के आयोजन करके नदियों किनारे करके विश्व गुरु भी मतलब भी कैसे विश्व गुरु हो गया बिना कुंभ के नहाए वहाँ विदेशों में जाए। कुछ तो ऐसा है कि रविंद्र बाबू के विश्व गुरु बनना या भारत दुनिया के पटल पर नंबर 1 कहलाना, ये तो साबित करता है कि आप कुंभ जैसे आयोजन करके लोगों को ये जो बता रहे हैं, भारत के लोगों को बता रहे हैं, सारा दुनिया शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है। भारत सरकार को ये तो अभी पहले, आज से 25 वर्ष पहले स्पष्ट करना चाहिए था कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ,
और आपके बगल में पड़ोसी राष्ट्र 1949 में चीन। आज़ाद हुआ, चाइना, पड़ोसी देश जो चाइना है, वह आपसे 50 वर्ष आगे क्यों चला गया? क्या वहाँ कुंभ लगता है? क्या वहाँ संतों का समागम होता है? क्या वहाँ मंदिरों का जाल बिछा हुआ है? क्या वहाँ यहाँ तो गली 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 मोहल्ले में मंदिर। क्या वहाँ संत घूम रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं? यहाँ कई साधु संतों को देखा गया प्रवचन करते, भारत के विकास के लिए उनका योगदान, और बड़े बड़े यहाँ के राजनीतिज्ञ उनके पैरों में जा कर के झुकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि आपकी ही कृपा से भारत बढ़ेगा। तो भैया आप चाइना से इतना पीछे क्यों रह गया? लेकिन आपका भी 78 वर्ष का भारत हो गया, आप कहाँ हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं 78 वर्ष के भारत में कि आज भी यहाँ के लगभग 55-56% लोग भी किसी तरह जुगाड़ करके पेट भरते हैं, और 67% ऐसे लोग भी हैं कि जो अक्षर ज्ञान से आगे नहीं बढ़े हैं। वही लोग कैसा, वही लोग कुंभ में जा रहे हैं। और यही भारत के विकास का नक्शा है कि 65-66% लोग आज भी अक्षर ज्ञान से आगे नहीं बढ़े, और 54-55% ऐसे लोग हैं जो दिन में मेहनत करते हैं, तब जा करके वह शाम तक का भोजन की व्यवस्था होती है, और सुबह में फिर एक प्रयास होता है कि कहाँ जाएं और कौन सा काम करें कि भोजन बने। तो स्थिति भारत की ये बनी हुई है। आप कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत का विकास का रफ्तार बहुत तेज है, तो भैया हम तो ये भी कहते हैं कि तब यहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे करके पोसा क्यों जा रहा है? 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर पोसे जा रहे हैं, इसके मतलब कि 80 करोड़ लोगों के पास भी 5 किलो अनाज जुगाड़ करने की भी क्षमता नहीं है। आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? कैसा भारत बनाना चाहते हैं? विश्व गुरु बनना चाहते हैं? किस क्षेत्र में विश्व गुरु बनना चाहते हैं? जहाँ पर आज भी टेक्नोलॉजी के अभाव है, यहाँ आज भी विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, उतने टीचर्स नहीं हैं, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। जा कर के देखिए, कई विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं? क्या सैलरी सचिव स्तर के अधिकारियों को 5 लाख सैलरी दे रहे हैं, और एक जुआ MA कर करके M.Com करके PhD के डिग्री लेकर के वो 12,000 रुपये पर कमाता है, और कहते हैं कि भारत एक 19 साल में विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सरासर बेईमानी है। दोस्तों, आपको कैसा लगा प्रोफेसर साहब के विचार? हमें उम्मीद है कि आप जरूर इससे कुछ समझे होंगे प्रोफेसर साहब के विचार से। और मैं ख़त्म करते करते मैं कहना चाहूँगा कि जो महाकुंभ अगलगी की जो घटना हुई है, अगर इसमें किसी की जान माल की क्षति हुई है तो उनके प्रति हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।